डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम जो क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाने जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, संघवाद क्या है? तो संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश में कम से कम 2 स्तर की सरकारें होती है तथा दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान के द्वारा निर्धारित रहते हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है। कहने का मतलब कि संघात्मक शासन व्यवस्था में कम से कम 2 स्तर की सरकार, ज्यादा हो सकता है लेकिन एक स्तर की सरकार नहीं। हमेशा याद रखना है कि 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक स्तर के सरकार को हम संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और कम से कम 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए। और ये दोनों स्तर की जो सरकार है इसके अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा जो है वो बटा होना चाहिए। यानी जो अधिकार राज्य सरकार को दिया जाता है संविधान के अनुसार उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती है, यानी केंद्र से राज्य जो है वो मुक्त होता है, यानी केंद्र के अधीन में राज्य सरकार नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में संघात्मक सरकार है या एकात्मक सरकार? व्याख्या करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के बारे में, अपने देश में आइए कि हमारे देश में क्या व्यवस्था है। तो हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि यहाँ 3 स्तर की सरकार है। केंद्र सरकार दिल्ली में, राज्य सरकार हर एक राज्य की राजधानी में और तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। जो गांव में ग्राम पंचायत का नाम सुने होंगे और शहरों में अगर छोटा शहर है तो नगर पालिका, बड़ा शहर है तो नगर निगम। तो ये तीसरे स्तर की सरकार है। तो केंद्र सरकार को जो है सो संविधान के द्वारा 97 विषय दिए गए हैं जिस पर उनको कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को जो है 66 विषय दिया गया है जिस पर वे कानून बनाकर राज्य में शासन चलाते हैं और इस 66 विषय के बारे में केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी वो स्वतंत्र है राज्य सरकार इसमें। तो ये 2 प्रश्नों के। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं इस चैप्टर का कि विश्व के कुछ देशों के नाम लिखे जाए एकात्मक सरकार। तो इसको रट लीजिएगा कि विश्व के हम कुछ देश यहाँ दिखा रहे हैं जहाँ पर एकात्मक सरकार है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, यहाँ एकात्मक सरकार है। अच्छा, दूसरा है प्रश्न आपका फिर आगे कि विश्व के कुछ उन देशों के नाम लिखिए जहाँ संघात्मक सरकारें हैं। तो इसको भी आप रट लेंगे कि जैसे भारत है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया आदि देश जो हैं यहाँ पर संघात्मक सरकार है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि संघ सूची से क्या तात्पर्य है और इसके कुछ विषयों को लिखो। मैंने अपने देश की बात हो रही है। तो हम अभी बतलाए आपको कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पर जो है सो विषयों की सूची संविधान के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। तो भारत के संघ सूची में संविधान निर्माण के समय 97 विषय को रखा गया है और ये वे वैसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे पूरे देश के गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, रेल विभाग हो गया, विदेशी मामला हो गया, दूरसंचार मंत्रालय हो गया, नागरिक उड्डयन हो गया। ये सब चूंकि राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं इसलिए इनको जो है वो संघ सूची में रखा गया और इस पर केंद्र सरकार कानून बनाकर शासन करती है। फिर है राज्य सूची से क्या तात्पर्य है। तो और इसमें शामिल कुछ विषयों के नाम लिखें। तो राज्य सूची उन विषयों की सूची है जिस पर केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाकर और शासन करने का अधिकार है और इनकी कुल संख्या 66 है और ये 66 जो विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं वे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के होते हैं। जैसे कुछ का हम नाम आपको बतलाते हैं, जैसे कृषि है, सिंचाई है, व्यापार है, वाणिज्य एवं पुलिस आदि। इन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें केंद्र दखल नहीं दे सकती, यानी एक केंद्र से मुक्त होते हैं। फिर हम अगला सवाल लेते हैं आपका इस चैप्टर का, उन 3 राज्यों का नाम लिखिए जिनकी स्थापना हाल ही में हुई है। तो 3 का तो एक और बढ़ गया, 4 कहिए। तेलंगाना आपका बाद में बना। तो हम 4 राज्य की यहाँ पर 4 राज्य आपको बतला रहे हैं जिनके नाम है झारखंड,
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना ये हाल फिलहाल में बने हैं। वो पहले वाले जो 3 हैं आप जानते करते हैं कि 2000 ईस्वी में बने थे और तेलंगाना हाल फिलहाल बना है। तो इस तरह से ये चारों राज्य की स्थापना हाल में हुई है। फिर अब आ गया दूसरे तरफ का क्वेश्चन, यानी इसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताना है यहाँ। तो पहले हम संघात्मक सरकार की विशेषता बतलाएंगे, इसके बाद हम एकात्मक सरकार की विशेषता बतला करके और दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले हम संघात्मक सरकार की विशेषता देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। संघात्मक सरकार की पहली विशेषता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो शक्ति होता है वो अलग अलग है दोनों को संविधान के द्वारा निर्धारित किया हुआ रहता है। जैसे भारत है तो भारत में केंद्र और राज्य की जो शक्तियां दी गई है वो संविधान में जो है बंटवारा कर दिया गया उसका संघ सूची और राज्य सूची में। दूसरी विशेषता है, इसे केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के आदेश जारी नहीं कर सकती है। यानी केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को जो 66 विषय दिया गया है उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती है, यानी उसके बारे में राज्य सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती है। तीसरा है, संविधान प्राय कठोर होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से संविधान परिवर्तन नहीं कर सकती। और संघीय शासन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ का जो संविधान होता है वो कठोर है। कठोर कहने का मतलब कि इसमें जो है अगर संशोधन करने की बात होगी, परिवर्तन करने की बात होगी तो केंद्र सरकार अपने मर्जी से नहीं कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं एकात्मक सरकार की विशेषताएं कि इनके क्या हैं। तो एकात्मक सरकार की पहली विशेषता है कि सभी अधिकार केंद्र के पास होती है और संपूर्ण देश का शासन केंद्र ही चलाती है। यानी राज्य सरकार को अगर अधिकार दिए भी जाते हैं तो वे अस्थायी अधिकार होते हैं और जब चाहती है केंद्र सरकार उसे वापस ले लेती है। जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, श्रीलंका है, यहाँ एकात्मक सरकारें हैं। दूसरा है, केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को कुछ भी आदेश अपने स्तर से जारी करेगी इसमें। और तीसरा है, संविधान प्रायः लचीला होता है, यानी और संघात्मक शासन जैसा कठोर नहीं होता है, यानी केंद्रीय सरकार अगर चाहेगा तो अपनी मर्जी से उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और आप इसको जरूर याद करेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग विशेषता बताइए। यानी 2 विशेषता बतलाना है। एक विशेषता ऐसा होना चाहिए जो बेल्जियम के सरकार के यहाँ है और दूसरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बेल्जियम में है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो पहली विशेषता देखिए जो दोनों जगह है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था क्या है, तो वो है कि भारत और बेल्जियम दोनों देशों में शासन के शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया गया है। यानी जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के विषय अलग अलग दिए गए हैं संविधान में, उसी तरह से बेल्जियम भी दिए गए हैं और दोनों देशों में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ये हो गया बेल्जियम से मिलती जुलती भारत में एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से अलग व्यवस्था हम जरा देखेंगे। तो बेल्जियम के संविधान में जो है फ्रेंच भाषा और डच भाषा जो बोलने वाले जो वहाँ के नागरिक हैं दोनों को वहाँ पर बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी अगर कानून बनाना होगा तो ये दोनों भाषा के लोग की सहमति होगी तब तो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जबकि भारत में ये व्यवस्था नहीं है, यानी भारत में भाषा को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कि 1990 के बाद भारत के केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डालें। तो 1990 से देखिए कि आपके यहाँ जो है सो राजनीतिक परिवर्तन आया था। हुआ क्या कि 1990 में देश के अनेक राज्य में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उस समय से केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। अब आप क्षेत्रीय दल के बारे में जो है हम आपके आगे बतलाएंगे कि किसको कहा जाता है। फिर दूसरा है, लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने के कारण कई राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकारें बनाई। यानी एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ हमारे देश में गठबंधन की सरकार यानी मिलीजुली सरकार बनाने की। तीसरा पॉइंट है, इससे सत्ता की साझेदारी बढ़ी तथा राज्य सरकार की स्वायत्ता का आदर भी बढ़ा। इससे फायदा क्या हुआ कि अधिक से अधिक लोगों को यानी अन्य राजनीतिक दलों को भी सरकार में शामिल होने का, सत्ता में भागीदार होने का अवसर मिला और राज्य सरकार की स्वायत्ता का आदर। यानी पहले केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी लेकिन अब वैसा संभव नहीं था। चौथा है कि अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती थी।
जबकि पहले ऐसा हुआ था और कर दिया जाता था कि केंद्र सरकार चाहे तो मनमाने ढंग से कोई भी राज्य सरकार को जो दूसरे दल के उसको बर्खास्त कर देती थी। तो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। यार, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण का लाभ बताइए। तो विकेंद्रीकरण क्या है? पहले देखो, भारत में शासन के 3 स्तर हैं। कौन कौन? केंद्रीय सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय सरकार है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार अपने अधिकारों में कटौती कर स्थानीय सरकार को देते हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में भागीदार बनाना हुआ। इससे लाभ क्या हुआ? स्थानीय समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत है, स्थानीय सरकार है। अब देखिए ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण इलाका है तो वहां पर जो समस्या हैं, जितना उस समस्या को गांव के लोग जानेंगे, उस क्षेत्र के लोग जानेंगे, राज्य सरकार को क्या पता है, केंद्र सरकार का पता है। तो इसलिए ये बहुत लाभ वाली बात हुई कि अब उसका आसानी से समाधान होगा। दूसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति। अब इसमें क्या हुआ, एक दूसरी तरह के लाभ कि अधिक से अधिक लोगों को जो है सो सत्ता में भागीदार बनाया गया और अब बहुत से लोगों को जो है राजनीति के बारे में अब उनको जानकारी होगी। तीसरा है संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति, और ये संविधान भी हमारा जो है वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया जाए, अधिक से अधिक लोग जो है सो लोकतंत्र को समझें। तो ये एक ठो पूरा हुआ। चौथा है स्थानीय स्तर पर शासन में जनता की भागीदारी। अब उसमें अब जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है साल में 1 बार या 2 बार। उसमें पूरे गांव के जो हैं सो लोग जमा होते हैं। उन लोग जो है राजनीति से उन लोग को ये होता है, मतलब राजनीति के बारे में कुछ चेतना जगती है, लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्थानीय सरकार से क्या अभिप्राय? स्थानीय सरकार कहते किसको हैं? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की शक्तियों को 3 भाग में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो तीसरे स्तर की जो सरकार है उसको स्थानीय सरकार के नाम जाना जाता है। यानी स्थानीय सरकार जो है वो राज्य सरकार के अधीन काम करती है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु नहीं होगा, एक गलत दिया भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या विशेषता संघीय शासन? जरा देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर की होती है, पहली विशेषता है। यानी 2 से कम नहीं, यानी एक स्तर की सरकार को हम संघीय शासन नहीं कहेंगे। दूसरा है विभिन्न स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। हालांकि सरकार 2 होती है लेकिन नागरिक एक ही होते हैं, एक ही नागरिक समूह पर जो शासन करते हैं दोनों। लेकिन कानून बनाने का अधिकार है, टैक्स वसूलने का अधिकार है, शासन करने का उनका अपना अपना अधिकार है, वो अलग अलग होता है। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकार के कार्य क्षेत्र संविधान में वर्णित होते हैं तथा संविधान उनके अस्तित्व और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अब जैसे जो 3 स्तर की सरकार है तो यहाँ मेन 2 है, केंद्र और राज्य। तो स्थानीय तो राज्य के अधीन है। तो चलिए, केंद्र और राज्य के जो अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा जो है वो निर्धारित किया हुआ रहता है, और अगर दोनों में कोई विवाद होता है तो उसको देखने वाला हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। दोनों स्तर के सहमति के बिना संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई एक स्तर की सरकार चाहे कि संविधान जो हमारा मौलिक संविधान, यानी जिस समय संविधान बना था उस समय जो उसमें प्रावधान किया गया है, अगर कोई एक स्तर की सरकार चाहे कि हम उसको बदल दे तो संभव नहीं है। यहाँ दोनों स्तर के सरकारों को जो है सो उसमें मिलना होगा, तब जाकर के संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। हाँ, नेभियार है, न्यायपालिका को संविधान से सरकार के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है। यानी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाए अधिकार क्षेत्र को लेकर के, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है कि कौन अधिकार केंद्र को है और कौन अधिकार राज्य को है। फिर विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए जाते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी सरकार बिना धन के नहीं चलेगा, तो उसको टैक्स के रूप में धन की प्राप्ति होती है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर 2 सरकार हैं, तो इसके लिए भी संविधान में ये निर्धारित कर दिया गया है कि कौन सा टैक्स केंद्र को वसूलना है नागरिकों से और कौन सा टैक्स राज्य को वसूलना है। ये व्यवस्था भी किया गया है।
फिर है संघीय शासन व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य हैं कि देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। यानी संघीय शासन व्यवस्था से होता क्या है कि देश की एकता बनी रहती है, सभी जो राज्य होते हैं वो केंद्र के साथ मिल करके एक दूसरे पर विश्वास के साथ शासन करते हैं। और दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। आप जानते हैं कि भारत खास करके बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर कई तरह की क्षेत्रीय विविधताएं हैं, लेकिन ये संघीय शासन के द्वारा क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं वो उसका सम्मान होता है। यानी उससे लोगों को किसी भी तरह की जो है परेशानी नहीं होती है और सब ये समझते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं, भारत के अंग हैं और हम लोग की नागरिकता भारतीय है। तो इस तरह से विविधताओं का हमारे यहाँ सम्मान होता है। इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, अथवा भारतीय संविधान में दर्ज विभिन्न सूचियों की व्याख्या कीजिए। तो संविधान निर्माण के समय जो है शासन चलाने के लिए जो सूची बनाई गई वो तीन तरह की थी। एक का नाम है संघ सूची, दूसरे का राज्य सूची, तीसरे का समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है वो ये, हाँ, तो अब उत्तर इसका हम देखेंगे। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित तीन सूची के अंतर्गत किया गया है। तो पहला है संघ सूची। अब ये संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और इनकी संख्या 97 है और इसमें प्रमुख हैं आपको प्रतिरक्षा, विदेशी और बैंकिंग मामले आदि। और दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में वैसे विषय शामिल हैं जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के हैं तथा इन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है और इसमें जो है सो केंद्र दखल नहीं दे सकती है। इनकी संख्या 66 है तथा इसमें मुख्य पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत के विषय हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इनकी संख्या 47 है और इसमें मुख्य रूप से शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम हो गया, पारिवारिक कानून हो गया, ये सबको शामिल किया गया है। तो इस तरह से इस विषयों की सूची के द्वारा ये तीन तरह के सूची से जो है सो यहाँ दोनों तरह के सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे कौन से तर्क दिए जाते हैं, अथवा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, कोई चार तर्क दे। तो विकेंद्रीकरण है क्या, पहले हम इसको समझेंगे। इसके लिए विकेंद्रीकरण के पीछे माने क्यों विकेंद्रीकरण चाहिए भारत में, जरा अब इसका जवाब देखें। पहला कि राज्यों का आकार बहुत बड़ा है। अब देखते होंगे कि हमारा देश तो बड़ा है ही, हमारे देश के जो राज्य हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, अतः स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। और दूसरा है राज्य सरकार अकेले स्थानीय मामलों को प्रभावी ढंग से नहीं देख सकती, अतः सत्ता की साझेदारी तीन स्तर पर होनी चाहिए। होता क्या है कि राज्य सरकार बड़ा होने के कारण वो पूरे राज्य के लोगों के समस्याओं को ठीक ढंग से नहीं देख पाती और नहीं उसका जो है तो समाधान कर पाती थी। इसलिए एक तीसरे स्तर की सरकार यानी स्थानीय सरकार की जरूरत महसूस की गई और वो व्यवस्था किया गया। स्थानीय निवासी अपने इलाके की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित होते हैं तथा उन समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही बेहतर ढंग से संभव है। तो इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं अपने समस्या खुद अपने समाधान करें और उनको ज़्यादा जो है सो समस्याओं के बारे में उनको अनुभव होता है कि हमारी क्या समस्या है। तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार स्थानीय निवासियों को सत्ता में भागीदार बनाना भी आवश्यक है। ऐसे होता क्या है कि लोकतंत्र की भागीदारी की संस्कृति विकसित होती है लोगों में, यानी लोग जो हैं सो लोकतंत्र के बारे में जानते समझते हैं और उनको जो है सो एक चेतना जगती है अपनी सरकार के ये सरकार के प्रति और उनको विश्वास जगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1992 ईस्वी के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। आपको पता होगा 1992 में एक संविधान संशोधन किया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस क्वेश्चन के जवाब से आपको कुछ मालूम होगा। जैसे होता क्या है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन का महत्वपूर्ण अंतर देखिए यहाँ पर क्या था। 1992 के संविधान संशोधन पहले क्या होता था कि स्थानीय स्वशासी निकाय जैसे ग्राम पंचायत हो गया, शहरों में नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए अस्तित्व में थे।
यानी उनको अधिकार जो है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता था, जबकि संशोधन के बाद इन संस्थाओं की वास्तविक उपस्थिति महसूस की गई। लेकिन अब जबकि संशोधन किया गया संविधान में 1992 में, और इसके द्वारा जो है सो इनकी वास्तविक उपस्थिति क्या होनी चाहिए ऐसा बनाया गया। दूसरा है 1992 ईस्वी के पहले इन संस्थानों को सीधे राज्य के नियंत्रण में रखा गया था, जबकि संशोधन के द्वारा जो है तो इसको नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। तीसरा है 1992 ईस्वी के पहले इन संस्थानों के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, यानी चुनाव कब होंगे नहीं होंगे इसका जो है ये कोई गारंटी नहीं था। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद जो है नियमित चुनाव करने का वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। यानी अब हर 5 साल के बाद राज्य सरकार बाध्य है पंचायत चुनाव कराने के लिए या नगर पालिका नगर निगम का चुनाव कराने के लिए। फिर डी जो आपका ये पॉइंट है एक ठो कि 1992 के पहले इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1992 के संविधान के संशोधन के द्वारा जो है इस तरह की व्यवस्था की गई। अब महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां भी जो है के लिए जो है सीट आरक्षित कर दिया गया। और इस तरह से 1992 के ये संविधान संशोधन से जो है तो ये हुआ। और इस तरह से आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको उसका जवाब मिला और आप वीडियो देखे होंगे। तो अब हमारा समय अब आपसे विदा लेने का हो गया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।